भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाटरानी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हारा आप सभी का आरएस एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके थे वर्ण विचार के। आज वर्ण विचार का तीसरा पार्ट है और इसी के साथ वर्ण विचार टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण इससे पहले वाले में पढ़ लिया था। वर्णों के उच्चारण स्थान हमने कर लिए थे, अब केवल व्यंजनों का वर्गीकरण बच रहा है। व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहला उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जो फेफड़ों से, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो हवा है वो वाग यंत्र के किसी न किसी अवयव को, जो स्वर तंत्र मैंने बताए थे, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, तो स्वर यंत्र के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हुए निकलती है, वो स्पर्शी व्यंजन है। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क ख ग ग, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ। इसमें छ छ ज नहीं आएंगे। बाकी 4 वर्ग हो गए, चारों वर्ग के 4 व्यंजन इसमें आ जाएंगे। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या हो गई 16। स्पर्शी व्यंजन फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करे, किसी भी अवयव का स्पर्श कर ले, वो स्पर्शी व्यंजन हो गए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है संघर्षी। देखो नेम से स्पष्ट हो जाता है कि संघर्षी मतलब जो फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा है उसको बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़े। संघर्ष कैसे करेंगे? 2 उच्चारण अवयवों के बीच घर्षण करते हुए वायु बाहर निकले। 2 उच्चारण अवयव बिल्कुल पास में आ जाए, हवा उनके बीच में से निकले घर्षण करती हुई, तो वहां पर वो होते हैं संघर्षी। संघर्षी कौन कौन से हैं? श, 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 ह, ख, ज, ह। ये संघर्ष की श्रेणी में आते हैं। श, 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 ह, ख, ज, ह। जब इनका उच्चारण नॉर्मली आप उच्चारण करके देखेंगे, आपको फील नहीं होता, पर जब ध्वनि विज्ञान में इनको पढ़ते हैं और इनका प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि इनका उच्चारण करते टाइम पे हमारे 2 वाग यंत्र बिल्कुल पास में आते हैं और हवा जो है उनके बीच में से घर्षण करते हुए बाहर निकलती, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। अब नंबर 3 पे आते हैं स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्शी भी होते हैं और संघर्षी भी होते हैं। ये स्पर्शी भी होते हैं, स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष करते हुए निकलते हैं। तो इसमें उच्चारण अवयव को स्पर्श कर संघर्ष करते हुए हवा निकलती है। उच्चारण अवयव को स्पर्श तो करती है, हवा स्पर्श तो करती है उच्चारण अवयव को, किसी न किसी अवयव को, चाहे तालु को करो, मूर्धा को करो, बट उसके साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे च, अंतिम भाग को संघर्ष करना पड़ता है उच्चारण में। च, छ, ज, झ, ये चारों के चारों व्यंजन है, ये स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। इसके बाद अगला जो प्रकार आता है वो है नासिक्य। नाम से स्पष्ट है, इसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। नासिक्य मतलब जिसके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश, मुख्य अंश नाक से निकले। और ये सारे सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है, अंग, अण, न, म, ये सारे पंचम वर्ण होते हैं। अंग, अण, अंग, य, अण, न, म। ये पंचम वर्ण नासिक्य होते हैं। इनको बोलने में आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि ये नासिक्य वर्ण ही ऐसे होते हैं जिनको आप मुंह बंद करके भी इनके साउंड निकाल सकते हैं, जैसे बाकी किसी की आप नहीं निकाल सकते। क्या बोलकर देखिए, मुंह बंद कर लो, क्या बोलोगे नहीं बोला जाएगा, क्या बोलोगे नहीं बोला जाएगा। पर नासिक्य जैसे मैं बोलना है तो साउंड निकाल सकते हैं, इसीलिए इनका ये नासिक्य श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्व भाग मतलब दोनों साइडों से। पार्श्व शब्द पढ़ रखा होगा पहले, पार्श्व मतलब दोनों साइडों से। जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जो जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों से हवा निकल जाए, दोनों पार्श्व भागों से हवा निकल जाए, और पार्श्व में एक ही वर्ण आता है ल, ल। उच्चारण करके देख लेना, हवा जिह्वा के दोनों साइड से निकलती है। उसके बाद आता प्रकंपित।
प्रकंपित, इसको लुंठित भी बोलते हैं, लुंठित, इसको लुंठित भी बोलते हैं। हवा उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करे। उच्चारण, प्रकंपित वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करे। या दूसरा आप ध्यान रखें तो मतलब जिह्वा बेलन की तरह हो जाए, जैसे र केवल एक ही वर्ण होता है जिसको अपन कहते हैं प्रकंपित या लुंठित। उसके बाद में आता उत्क्षिप्त, उसके बाद वाले आते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को ताड़नजात भी कहते हैं। उत्क्षिप्त को ताड़नजात भी कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण करने में जीभ का अगला जो हिस्सा है वो झटके से नीचे गिरता है, जैसे ढ ढ ढ ढ ढ ढ। तो इनका उच्चारण करते टाइम पे जिह्वा का अगला हिस्सा है वो झटके से नीचे गिरता है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण कहते हैं। जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है और ये दो वर्ण होते हैं ड और ढ। अब उसके बाद नंबर 8, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। 8वें नंबर पे है संघर्षहीन। अब जो संघर्षहीन हो जाएगा वो तो जैसे स्वरों जैसा हो गया ना कि बिना संघर्ष के बाहर निकल जाए हवा। हवा अगर संघर्ष नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, स्पर्श नहीं होगा, संघर्षहीन हो गया तो वो तो स्वर जैसा हो गया। तो इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। और ये दो होते हैं य और व। ये और वह दोनों व्यंजन अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो ये प्रकार था उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और संघर्षहीन। जब आप फर्स्ट बार में नोट्स बनाए पूरा ऐसा कैसे लिखे, जब सेकंड बार में बनाए तो इन्हें डेफिनेशंस को छोड़ दे, परिभाषाएं छोड़ दे, केवल उदाहरण दान याद रखना। स्पर्शी कौन से हैं, संघर्षी कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से, नासिक कौन से, पार्श्विक कौन से, प्रकंपित कौन से, उत्क्षिप्त कौन से और संघर्षहीन कौन से हैं। जिसमें आपको पहली बार में छोड़े नहीं, पहली बार में तो पूरे नोट्स बनाए, सेकंड बार में जब शॉर्ट नोट तैयार करें उसमें इनको छोड़ दें और केवल इनके उदाहरण लिख लें। अब आगे नंबर 2 है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियां कौन कौन सी है वो तो पढ़ चुके हैं अपन। अब उनमें कंपन होता है, कंपन मतलब गूंज होती है, नाद होता है। उन कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो घोष, घोष मतलब कंपन होगा, और दूसरा अघोष, अघोष में कंपन नहीं होगा। घोष कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब कंपन कौन कौन से में होता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग, वर्गीय व्यंजन, जब मैंने व्यंजन पढ़ाया था उस टाइम में पढ़ा दिए थे वर्गीय व्यंजन। क्या वर्ग? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो घोष होता है। उसके बाद में कौन कौन सा? तो व्यंजन य, र, ल, व है। य, र, ल, व, ये तो है अंतस्थ। य, र, ल, व अंतस्थ है और ऊष्म में से ये आ गया है। जब हम ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं उसमें है आ गया। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब 15 तो हो गए, ये 15 और 4 हो गए, ये 19, 1 हो गया ऊष्म 20 और सभी स्वर, जितने स्वर हैं वर्णमाला के सभी स्वर हो गए 11। इट मींस इनकी कुल संख्या हो जाती है, घोष व्यंजनों की कुल संख्या हो जाती है 31। देखिए साथियों, मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं। मैंने पुरानी व्याकरण बुक उठा के देखी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसमें इनकी संख्या 30 लिखी हुई है। जिनमें इनकी संख्या उसमें छपा हुआ 30 है। हो सकता है वो मिस प्रिंट हो गया हो, क्योंकि अगला जो अघोष है उनकी संख्या उसमें भी 13 ही है और कुल वर्ण 44 होते हैं। तो 30 और 13 तो फिर 43 ही होंगे।
इसलिए इनकी संख्या, और हमने एक एक करके गिन भी लिया, इनकी संख्या 31 है, तो मैंने यहां पर सुधार किया है और 31 लिखवाया है। अघोष, अघोष वो जिनमें के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कोई कंपन ना हो, कोई नाद ना हो, कोई गूंज ना हो, वो अघोष व्यंजन होते हैं। अब इनके बाद जो बाकी बचे, अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए तो इनको आप वैसे ही कर दोगे। बच्चे कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा उधर चले गया, वर्ग से तो बच गया पहला, दूसरा, और अंतस्थ सारे आए गए थे, उष्म बचे ये उष्म व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा में मतलब जैसे क वर्ग से आगे तो क, ख, च वर्ग से च, छ, ज वर्ग से ट वर्ग से ट, ठ। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और स ये आ जाते हैं अघोष में। इनकी कुल संख्या प्रत्येक वर्ग से आगे तो 5 वर्ग में 10 तो इनकी यहाँ पे हो गई और 3 यहाँ पे हो गई, कुल संख्या इनकी हो गई 13। इस प्रकार से अघोष व्यंजनों की कुल संख्या होती है 13। अब आगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। इससे पहले उच्चारण की दृष्टि से देख लिया, उच्चारण के बाद में स्वर तंत्रों में कंपन की दृष्टि से देख लिया। अब देखते हैं प्राणवायु के आधार। प्राणवायु मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें खर्च होने वाली श्वास की मात्रा। किस वर्ण के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम खर्च होती है, किस वर्ण में ज्यादा खर्च होती है? तो दो, या तो कम खर्च होगी या ज्यादा खर्च होगी। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों को, व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम निकले, मतलब प्राणवायु कम खर्च हो। और ये कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, जैसे क आ गया, ख नहीं आएगा, ग आ गया, घ नहीं आएगा, अंग, क, ग, अंग। इनमें प्राणवायु कम खर्च होती है। जैसे मैं बोलूंगा क 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 क, इतना बोल सकता हूं। इसकी जगह इसके आगे वाला लेटर बोलूं ख, ख ख ख ख ख ख, तो ख उतना नहीं बोल सकता क्योंकि ख के उच्चारण में श्वास ज्यादा निकलती है बाहर। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ ये एवं सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं। सारे के सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पांचों वर्गों में से आ जाएगा। क वर्ग में से, च वर्ग में से, ट वर्ग में से, त वर्ग में से, प वर्ग में से, और अंतस्थ आ जाएंगे ये एवं सभी स्वर, सारे के सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं महाप्राण ध्वनियां। महाप्राण ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा निकले या प्राणवायु ज्यादा खर्च होती है। अब यहाँ पर इनको निकालने के बाद में जो बचा दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा कौन सा बच गया? क वर्ग में से तो ख और घ, ख और घ। च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ड और ढ, ट वर्ग में, इसे ट वर्ग में, फिर उसके आगे प वर्ग में दूसरा, चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन बच गए स है। अंतस्थ यहाँ आ गए थे, उष्म यहाँ आ गए, ये हो गई महाप्राण ध्वनियां। उसके बाद में एक अनुनासिकता, नासिकता के आधार पर नासिक के व्यंजन अपन ने पढ़ लिए थे। फिर भी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाक का सहयोग रहे, जैसे अ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया अं, क के ऊपर लगा दिया कम, ख के ऊपर लगा दिया खम, तो ये अनुनासिक ध्वनियां हो गई। और इस प्रकार से ये व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से, स्वर तंत्रियों में कंपन की दृष्टि से और प्राणवायु की दृष्टि से कंप्लीट हो गया। व्यंजन का वर्गीकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें 3 आधार पे दे रखा है और तीनों आधार पे मैंने करवा दिया। और इसी के साथ जो ये वर्ण विचार टॉपिक है ये हमारा होता है कंप्लीट। अब इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें और इसको पढ़ने के बाद, इन तीनों वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पुराने जितने भी पेपर आपको मिल सके, नेट पे सारे के सारे पेपर अवेलेबल है,
उनमें जो इनमें से प्रश्न आए हुए हैं वो करके देख लेना, आप सारे सोल्व कर दोगे। अब जब करके देखोगे तभी पता चलेगा, ऐसे कहने से सुनने से कुछ नहीं होता। एक बार पेपर उठाना, पुराने पेपर, आजकल गाइडों में आगे पहले पेपर जोड़ते होते हैं, उन पेपरों में सर्च करो कि हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आए, वर्ण विचार टॉपिक में से उनका निशान लगा लो। अगर इनमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तब आप बोल सकते हैं सर आपने पढ़ाया नहीं मिला। मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूं मेरे पास तो प्रमाण है, सारे के सारे क्वेश्चन, यहां तक कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के भी सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक नहीं है। जिस सब्जेक्ट, जिस एग्जामिनेशन में ये टॉपिक है वो आपका एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस इसको 2-3 बार देखें, अच्छे नोट्स बना लें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।